बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमास ने अब तक के सबसे ज्यादा तकलीफ दे मनाजिर जो इसराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए हैं वो जारी कर दिए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये असल में ईपीसीस को कहते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। ये असल में जंगी जो टैंक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल होते हैं, ये इसराइल के टैंक आ रहे हैं। और हमास ने काम ये किया है कि उन पर कॉर्नेट मिसाइल मारा है और उनको उड़ा कर रख दिया है। यानी इस मिसाइल के बाद इसराइल के टैंक्स की जो तबाही हुई, ये वो मनाजिर है जो इसराइल के गजा के अंदर दाखिल होते हुए थे। और उसके बाद इस तरह के बेशुमार मनाजिर हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमने इसराइल का नुकसान किया है गजा के अंदर कि उनकी फोर्सेस भाग गई। और हमास ने ऐलान किया है कि इस तरह के बेशुमार टैंक सीधे हमारे पास है और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गई। ये सबसे ज्यादा आप ये देखिए, किसी भी खास तौर पर याद रखिएगा, बहुत बड़ी ताकत इसराइल जैसी होती है उसके लिए डिफीट है, यानी उसके लिए बहुत बड़ी तबाही की सूरत हाल है। और इससे भी बढ़कर मामला कुछ आगे जाकर है, यानी उन्होंने इतने मिसाइल दागे हैं कि आयरन डोम उनके कई मिसाइल अब मिस करना शुरू कर गया है और सीधा ये मिसाइल जाकर तेल अवीव पर गिर रहे हैं। और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मिसाइल गिर क्यों रहे हैं। अभी तक अज्यूम ये किया जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी टेक्नोलॉजी इनके हाथ लग गई है, जिसके बाद इसराइल का आयरन डोम और ये तमाम चीजें इस वक्त नकारा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमास ने इनका इतना ज्यादा नुकसान किया है कि इसके बाद नेतन्याहू को ये ट्वीट करना पड़ी है। और इस ट्वीट ने नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रखा है। असल में ये ट्वीट नेतन्याहू को डिलीट करना पड़ी है। उसने कहा है कि ये सारी सूरत हाल के अंदर हमास ने जो हमला किया है, इसके जो जिम्मेदार है वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। उसने बकायदा नाम लेकर कहा है कि ये जो हेड है सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जो उनका शिन बैत असल में जो इसराइल की लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, बिल्कुल मुसाद जैसे। मुसाद का असल में मेन काम ये होता है कि उसने ऑपरेशंस करने होते हैं बाहर, आउट ऑफ द कंट्री ऑपरेशन करने होते हैं और दुनिया भर के अंदर जो मामला तो उनको मैनेज करना है, लेकिन जो लोकल सतह पर होता है वो शिन बैत होती है। तो असल में उसने कहा कि असल जिम्मेदार है शिन बैत। उसने कहा ना में इसने इन्फॉर्म किया ना कुछ किया। और इस जंग में सबसे बड़ी जो तबाही है वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसमें नाकाम हुई है, मैं नाकाम नहीं हुआ ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसराइल के अंदर नफरत पाई जाती है। लोग उससे इतनी नफरत करना शुरू हो गए कि वो कह रहे हैं कि तुम गजा के ऊपर हमला ना करो। आप ये देखें ना कि अब उनके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि इसराइल की फौजों को पसपा करें। ये कह रहे थे हमास की ताकत नहीं है, हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हुआ उसके मुकम्मल तौर पर उल्ट है। और अब उनको शदीद नुकसान उठाना पड़ा है और उनकी फौज। अब आप सोचिए जरा कि प्राइम मिनिस्टर को अगर ट्वीट डिलीट करना पड़ी है तो सोचिए जरा उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कितनी मजबूत होगी। दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो ज्यादातर इन्हिसार फौज इंटेलिजेंस एजेंसियों पर ही होता है। आप ट्रम्प को देख ले। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, अब नेतन्याहू को डिलीट करना पड़ी है। वहां से उनके डिफेंस मिनिस्टर उनको गालियां दे रहे हैं नेतन्याहू को कि तुम जिम्मेदार हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर लो। और इस जंग के अंदर तुम जब ये कह रहे हो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, फौज और ये तमाम चीजें नाकाम हुई हैं, तो इसका मतलब है कि तुम फौज जो ऑलरेडी लड़ रही है, जो मार खा रही है और जिनके बारे में हमने कहा था कि हम इनकी जानें बचाएंगे, हम उनकी जानें महफूज नहीं कर पाए, तुम असल में ब्लेम उन पर डाल रहे हो। ये आप अंदाजा कर लेंगे सारी सूरत हाल के अंदर कितने बड़े पैमाने पर उनकी लड़ाई हो रही है। यानी अब आप देख लें कि 5000 के करीब इस वक्त जो ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि ये जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 5000 के करीब अमेरिकी फौजी जो थे उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन पर इसराइल के साथ, यानी जो जुमे की रात को इसराइल ने जो ऑपरेशन किया था उसमें ये साथ शामिल थे। और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि अमेरिका की फौज, इसराइल के कमांडोज, वो सब के सब नुकसान उठा गए और इस तरह बड़े पैमाने पर उनके टैंक्स तबाह हुए हैं और उनकी बहुत ज्यादा, यानी एक जिसे कह सकते हैं एक बड़ी शिकस्त थी, उनको सामना करना पड़ा है। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मामला ये है कि हमें अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पर जाकर ये, यानी आप सोचिए अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उसकी फौज वो बड़े आला पाई के हैं, इसराइल के बारे में कहा जाता है दुनिया की टॉप लेवल की आर्मी है, तो वो कह रहे हैं कि वो फेल हो गए हैं जाकर।
अभी तक हमास ने इस बारे में कोई बात नहीं की है इसराइल ने, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि इस सारे का सारा मामला इस जानिब जा रहा है। उधर हमास ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल हमारे कैदी रिहा करता है तो हम उसके तमाम कैदी रिहा करने को तैयार है। अब इस बात ने भी नेतन्याहू के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया है कि एक तरफ टैंक से आपको तबाही हो रही है, मिसाइलों की बरसात हो रही है, आपके बाद आप उनके कैदी को छुड़ा नहीं सके, और उधर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आप रिलीज कर दें हमारे कैदी, हम आपके रिलीज कर दें। तो लोग उनको कह रहे हैं कि अभी भी तो तुम हमारे से मार खा रहे, तो रिलीज कर दो इनके कैदी। जब तुम कैदी रिलीज कर दोगे तो फिर हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन इसराइल अभी इनकार कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो नहीं करना चाह रहा। असल प्रॉब्लम ये है कि इसराइल का इशू ये खड़ा हुआ है कि अगर वो यहाँ पर ये कैदी इस तरह लेकर आता है तो सारी जिंदगी उन पर ये दाग रहेगा कि वो कैदियों को छुड़वा नहीं सके। उनकी इतनी ताकत थी, इतनी फोर्स थी, बजाय उन्होंने काम करने के उन्होंने आम लोगों को मारा, और इसीलिए दुनिया भर में उनके खिलाफ नफरत पाई जाती है। अब आप जरा अंदाजा कर इस रैली को देखिए अर्दोगान की। इस रैली में आपको क्या खासियत नजर आती है? वो ये है कि तुर्कों के अंदर शदीद गुस्सा नफरत पाई जा रही है इसराइल के खिलाफ, और वो अर्दोगान से डिमांड करे, और उनको खतरा है कि ये कहीं और जानिब में निकल जाए। तो इसीलिए अर्दोगान ने एक रैली का इनकाद किया और उस पे उन्होंने झंडे इस तरह पकड़े हुए थे। एक तरफ तुर्क झंडा था और एक तरफ फलस्तीन का था, और वहां पर डिमांड ये हो रही थी कि फौजें उतारे, फौजें यानी नारे ये मारे जा रहे थे। अर्दोगान के कंट्रोल में नहीं थे वो लोग, हालांकि उसने बड़ी कोशिश की मैनेज करने की। वो कह रहे थे कि आप फौज उतारे, एयरफोर्स उतारे, जाके गजा को बचाएं। अर्दोगान ने फिर यहाँ पर जवाब में कहा कि किसी भी वक्त जा सकता। लोगों ने कहा नहीं, किसी भी वक्त क्यों, उतारे कब जाएंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहां पर गुस्सा बढ़ा है। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी डिमांड बढ़ी है कि क्यों नहीं हम अपनी फौजें भेज रहे, क्यों नहीं हम अपनी एयरफोर्स भेज रहे, क्यों नहीं हम उनके ऊपर काम करें। अब यहाँ पर आप अंदाजा कर लें कि एक चीज ये है कि तैयब अर्दोगान ने तुगरुल गाजी दिखाया, उनको बड़ी चीजें दिखाई, पाकिस्तान में भी दिखाया, और उनको तुर्कों की पुरानी रवायत दिखाई कि हमने किस तरह जाकर ये काम किया था, कैसे सारा मामला हुआ था। जब वो सारे का सारा इशू दिखाया तो लोगों ने कहा कि वक्त आ गया तो बताओ। क्योंकि आप याद रखिएगा ये जो फलस्तीन था खिलाफत उस्मानिया के अंडर हुआ करता था। जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो ये ब्रिटिश के हाथ में आ गया, यूरोपियंस उसमें हिस्सेदार थे, तो ब्रिटिश ने फिर बाद में उनको इजराइलियों को दिया। तो ये जो पहली जंग अजीम करवाई गई थी उसमें यही मकसद था कि फलस्तीन हाथ से जाए, खिलाफत उस्मानिया तक तो नहीं कब्जा कर सकते थे। ये असल में इस सूरत हाल। अब सबसे बड़ा इशू ये है तैयब अर्दोगान के लिए कि भाई वो नेटो का हिस्सा रहकर आप इजराइल पर हमला करेंगे तो आपको नेटो से निकलना पड़ेगा। तो नेटो से अगर आप निकलेंगे तो कल को अर्दोगान को है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर तो इत्तेहाद नहीं है, मुझ पर बुरा वक्त आया तो नेटो की वजह से अभी तक मैं बचा हूँ। अगर हम नेटो से निकल जाते हैं तो फिर हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि इसराइल को तस्लीम किया, नेटो के अंदर है, तो अगर हम नेटो से निकल जाते हैं तो सारे पर हम हमला करेंगे। इसीलिए कल जो ये रैली हुई थी उसके बाद इसराइल की जानिब से कहा गया कि अर्दोगान एक सांप है, और सांप दो मुंह वाला है, कि ये असल में हमने इसको गलती की, ये दहशतगर्द है, वो इसको कहते हैं हमास का है, दाइश का है, फलाना फलाना फलाना। ये इस रैली का सिर्फ हुआ क्योंकि उनको पता, अर्दोगान को पता है वो अवाम के जज्बात को। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त तुर्की के ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप करें ना, अब आप आगे क्यों बढ़कर नहीं करें। तो हर कोई इस वक्त फंसा हुआ है। उधर आप ये देख लें कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हमने अपनी पूरी मिलिट्री जो जंग है, जो मशकें हैं, वो मुकम्मल तौर पर हमारी हो चुकी है, और हमने क्लियरली इंडिकेट कर लिया है कि अब हम किसी भी वक्त हमला करेंगे। उसकी वजह क्या है? नेतन्याहू ने इस वक्त अरब ममालिक, ये मिडिल ईस्ट और ये तमाम जो है उनको वार्निंग जारी कर दी है। यानी आप ये अंदाजा कर लें कि वो अब कंट्रीज को कह रहा है कि अगर हमारी ईरान के साथ लड़ाई हुई तो आप इसमें ना आए। और वो बार बार इजरायली बाइबल का हवाला देकर कहता है कि हम लोग रोशनी वाले हैं, यानी चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं, और ये अंधेरे वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम हक पर हैं, ये बातिल है, और वो सबको कह रहा है कि कोई इस जंग के अंदर ईरान का साथ ना दे। अब आप अंदाजा कर लें कि इसमें एक और भी बात सामने है कि हमास ने क्लियरली खुलकर इजहार करना शुरू कर दिए। उनके स्पोक्स पर्सन आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद अक्सा की भी हिफाजत कर लेंगे, सबकी हिफाजत कर लेंगे। आप मुसलमानों का रिस्पांस इतना बुरा है कि कम से कम आप इमदाद तो भेज सकते हैं ना, ये भी नहीं आप कर सकते इसराइल के डर से कि कम हमें इमदाद ही भेज दें।
हमारी मदद करें। और उन्होंने कहा कि हथियार चीजें फैलाना हमने आपसे मांगा नहीं है, लेकिन आप कम से कम जाकर इमदाद भेजे, दवाइयां भेजे, तेल भेजे, ये सारी चीजें भेजे, ताकि हम मुकाबला कर सके और हमारे लोगों को तो कम से कम फायदा हो। इस पर वो कह रहे हैं कि लोग चुप हैं। अब नेतन्याहू जो पहले कह रहा था कि जी ये 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है हमास ने किया, वो ईरान की जानिब से किया, अब उसको लग रहा है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज हम पर हमलावर हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तो साथ अब उसने कहा कि जी मुझे अंदाजा नहीं है, हो सकता है कि हमला हुआ हो, क्योंकि उसमें पहले ईरान का नाम भी अब कहते जी मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है ईरान शामिल हो ना हो, क्योंकि उनकी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां और हुकूमत में इतनी लड़ाई चल रही है, इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही है कि कई तरह की राय पाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को तुम स्टेप डाउन करो, इस्तीफा दो, घर जाओ। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, आर्मी चीफ जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। आर्मी चीफ आकर कहता है कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम आपको तबाह बर्बाद करने वाले, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी किसी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि कहाँ पर इसराइल ने स्टैंड लेना है, कहाँ पर क्या करना है। इतना बड़ा ऑपरेशन किया, अमरीकियों को साथ रखा, उसके बावजूद इतनी तबाही हो गई है, इतनी तबाही कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे। उधर आप देखिए ट्रंप ने क्या ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, सबसे पहले तो मैं अमेरिका को निकालूंगा नेटो से, उसके बाद इस जंग को रोकूंगा और फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो हमास के साथी हैं या उनकी हमदर्दियां कर रहे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मुझे इक़्तिदार में आने दे, मैं ये सारे काम करूंगा। असल में वो ये कह रहे हैं कि इस जंग को मैंने खत्म करना है, जैसे तैसे मर्जी खत्म करना है। उधर आप देख लें ईरान के सदर ने, जो इब्राहिम रईसी है, उन्होंने खबरदार ये ऐलान किया है कि इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और उसने कहा है कि अब हम सब को एक्शन लेने पर इसराइल ने मजबूर कर दिया है। उसने कहा हमने वाशिंगटन से कहा था कि इसको रोकें, लेकिन वो अभी तक इसकी हिमायत जारी किए हुए। अब जो भी सूरत हाल होगी इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उधर हमास ने कहा है कि हमारे जो लड़ने वाले हैं, हमारे जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो इजराइल की फौजें हैं उस पर हम घात लगाकर बैठे हुए थे। जब इन्होंने हमला किया तो हमने उनका हमला पसपा किया। उन्होंने कहा इतनी बुरी तरह हमने इनसे गोलियों से, मिसाइलों से हमने इनका इस्तकबाल किया कि इनको नुकसान उठाना पड़ा। इनके फौजी मारे गए, कमांडोज मारे गए, इनकी गाड़ियां तबाह हुई और वो गाड़ियां छोड़कर पैदल वापस भाग खड़े हुए। और ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि कितने बुज़दिल है और कितनी बुज़दिली के साथ इन्होंने ये सारा काम किया है। उधर रूस ने इसराइल के खिलाफ बड़ी स्टेटमेंट दी है और जाहिर सी बात है रूस के जो वजीर खारजा हैं उन्हें पुतिन की मर्जी के बगैर थोड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि इन्होंने हमास को तबाह करना है। हमास को तबाह करने के लिए आपको पूरे का पूरा गजा मलियामेट करना पड़ेगा और इसकी आबादी को तबाह करना पड़ेगा, 20 लाख लोगों को निकालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये अगर इसराइल करता है तो ये इतनी बड़ी तबाही होगी, इतनी बड़ी तबाही होगी कि दहाइयों तक तबाही पैदा करेगी और पूरा खिता इसकी लपेट में आएगा। अब रूस का असल में इतना बयान देना इस सारी सूरत हाल में वाज़ह करता है कि नफरत क्या। इवन के इसराइल के अंदर भी लोग इतना नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम हमारे अभी तक लोगों को रिहाई नहीं करवा सके और तुम कौन सी आर्मी हो, कौन सी फौज हो, कौन सी ताकतवर हो। तुम तो हमें कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे और अब तक तुमने कुछ काम नहीं किया। यानी अगर तुम फेल हो गए हो तो जाओ हमारे से जाकर डील कर लो, कोई मामला तय कर लो, कुछ तो कर लो। जाकर मामला तय करोगे तो फिर जाकर मिलेगा, वरना वो कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो हमारे तो अपने मारे जाएंगे। क्योंकि जो रिहा होने वाले आए हैं उन्होंने आकर बताया है कि इसराइल की फौजें, उन्हीं की गोलियों से बहुत सारे लोग मारे गए और इसराइली, अब ये सबसे लिए परेशानी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। असल में इसराइल का प्लान ये था कि इस जंग को हम इराक, शाम और ईरान समेत पूरे खित्ते के अंदर लेकर जाए, अमेरिका की हिमायत हासिल हो, सारे ममालिक आए, हमारे साथ चाइना खड़ा, रूस खड़ा। वो तो होता हुआ नजर नहीं आया। अब नेतन्याहू क्या काम कर रहा है, वो खासतौर पर मिडिल ईस्ट के जो ममालिक है उनको हमास से डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम हार गए तो फिर अगली बारी आपकी है। असल में ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबको कह रहे हैं, तबाही लाने के लिए कह रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि इसके बाद हम यहाँ से हार गए तो आप भी नहीं बच पाएंगे। ईरान के बारे में वो कह रहे हैं फिर ईरान छा जाएगा। यानी इस वक्त की सारी सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा जो मामला खराब है वो यहीं पर हो रहा है। आप एक मिनट के लिए सोचिए जरा, जो भी बंदा गजा की असल सूरत हाल सामने लाने की बात करता है इसको छोड़ने को तैयार नहीं
اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے منسٹر نے کہا ہے ایلان مسک کو کسی صورت انٹرنیٹ یہاں پر لانے نہیں دیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے. یعنی آپ سوچیے ذرا, انہوں نے ایلان مسک کے خلاف بھی اعلان جنگ کر رکھا ہے. تو آپ پھر اس ساری صورتحال میں بتا دیں کہ دنیا کے معاملات کتنی حد تک خراب ہوئے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کسی کو اندازہ نہیں. لیکن ایک بات طے ہو رہی ہے کہ یہ جنگ اب یہ ریجنل جنگ نہیں, یہ ورلڈ وائڈ جنگ ہونے والی ہے, اور یہ یہاں پر نہیں رکنی, نہ یہ غزہ میں رکنی ہے, نہ کسی اور جگہ پر رکنی ہے. کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے, اسرائیل نے اب تک 4 حملے کیے ہیں غزہ کے اندر اور سارے ناکام رہے ہیں. لیکن اگلے لیول کے اوپر اس نے یہ پریشانی اس کو لاگے حق ہے کہ کس طرح یہ معاملات آگے جائیں گے. اسی لیے وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں غزہ کو ملیا میٹ کر دیتا تو ساری دنیا نے مجھ پر چڑھ دوڑے. یہ وہ وجہ ہے, ورنہ ابھی تک ان کو کامیابی ملتے ہوئے کوئی آثار جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے. مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار